नमस्कार दोस्तों जब से भारत के जीडीपी का आंकड़ा आया है क्वार्टर 2 का 8.2%। काफ़ी लोगों को शौक लगा है कि 8.2% क्या ये एक्चुअल में आंकड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर जो अनुमान है 7.2%, 7.4% तक मान रहे थे। इनफैक्ट आरबीआई का खुद का अनुमान था कि 7% भारत की जीडीपी दर रह सकती है क्वार्टर 2 में, लेकिन 8.2%। और इसके बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी चर्चा चल रही है आईएमएफ को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आईएमएफ ने भारत का जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है, जो हमारा नेशनल अकाउंट्स डेटा है, उसका जो मेथोडोलॉजी है, भारत जिस तरह से कैलकुलेट करता है, उसको सी ग्रेड दिया गया है। मतलब कि ये सेकंड लोएस्ट ग्रेड है। ये आप देख सकते हो खबर, आईएमएफ गिव्स इंडिया अ सी ऑन इट्स जीडीपी एंड अदर नेशनल अकाउंट्स डेटा, द सेकंड लोएस्ट ग्रेड। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आईएमएफ का सी ग्रेड का मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या भारत का जो डेटा है वो गलत है। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर आज लास्ट डेट है। अगर आप अचीवर सेल के दौरान यूपीएससी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे 2026 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो गया जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, या फिर 2027-28 का फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, इसके अंदर लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली लेटेस्ट जो असेसमेंट किया है अपने मेंबर कंट्रीज के स्टैटिस्टिकल सिस्टम का। देखो, आईएमएफ आप सब जानते हैं कि समय समय पर रिपोर्ट निकालता है अलग अलग चीज़ों को लेकर, लेकिन यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो पूरा सिस्टम है जिसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग आंकड़े, चाहे इन्फ्लेशन हो, जीडीपी हो, जितने भी आंकड़े हैं, तो क्या वो मेथोडोलॉजी सही है? क्योंकि देखो, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। जैसे भारत में अगर आप देखोगे, जो जीडीपी का डेटा है वो 2 महीने के डिले से आता है। अभी रिसेंटली जो क्वार्टर 2 का जो जीडीपी का आंकड़ा आया था, क्वार्टर 2 का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये 2 महीने के बाद आता है, मतलब नवंबर के एंड में आया ये। तो इसका मतलब ये जो मेथोडोलॉजी अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा, जिस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सोचिए इतने करोड़ों लोग हैं, उनकी इनकम क्या है, कौन क्या परचेज कर रहा है, कहाँ सेल हो रही है, तो ये इतना आसान नहीं होता ना डेटा को कलेक्ट करके एक्चुअल में कैलकुलेट करना कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है। तो ये जो होता है सिस्टम पूरा, उसको भारत का सी ग्रेड दिया गया है। मतलब ये भारत का जो मेथोडोलॉजी है वो सी ग्रेड का है। और मैं आपको बता दूं, आईएमएफ बेसिकली 4 ग्रेड तय करता है, ए बी सी डी। डी तो सबसे लोएस्ट हो गया और सी आपका सेकंड लोएस्ट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी पर्सपेक्टिव से इसको लेकर काफी चर्चा चल रही थी। मतलब अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का जो डेटा है वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कई प्रॉब्लम्स होंगी, कई इश्यूज होंगे जिसको भारत को सुधारने की जरूरत है। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आईएमएफ एसएस क्या करता है, आईएमएफ एग्जामिन करता है भारत के नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को, कि यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें आपका कैलकुलेट की जाती हैं, जैसे जीडीपी का कंपाइलेशन हो गया, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स का कवरेज होता है हमारे देश के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी है सर्वेस का, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना फ्रीक्वेंट सर्वे हो रहा है, नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सेट्स का इस्तेमाल भारत कैसे कर रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार सवाल उठते हैं ना, अपोजिशन पार्टीज भी कई बार सवाल उठाते हैं कि सरकार जो डेटा जारी कर रही है वो फर्ज है, इस तरह की चीज़ें कई बार कही जाती हैं। क्या भारत सरकार टाइम टू टाइम डेटा जारी करती है कि नहीं, और जो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, क्या वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, भारत को जो स्कोर दिया गया है सी ग्रेड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको समझें। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत को सी ग्रेड क्यों मिला है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज हैं। देखो, सबसे पहला है भारत का इनफॉर्मल सेक्टर। देखो क्या है ना, कि अगर मान लो कोई फॉर्मल सेक्टर है, प्रॉपर आप बिजनेस किसी ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, वो रजिस्टर्ड है सरकार के साथ, तब तो वो सारे डेटा सरकार को मिल जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ऑफिस मतलब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना पूरा बना हुआ है, जहाँ पर एचआर भी है, सीए है, चीज़ों को रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर का डेटा तो कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन भारत में आप सब जानते हैं 80% हमारा एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में है। भारत की जीडीपी का 45% इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, और वहां से डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसी की वजह से कि हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर का जो मेजरमेंट है वो कमजोर है, एंड दैट इज वाई एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत को सी ग्रेड मिला है। दूसरा है यहां पर लिमिटेड टाइमलीनेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ की नेशनल सर्वे। देखो, भारत सरकार और भी कई सारे डेटा जारी करती है, जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हो गया, एंटरप्राइज
एनटरप्राइज इनफॉर्मल सेक्टर सर्वे हो गया, जो पीएलएफएस होता है दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हो गया, सेंसस 2021। आप सोचिए अभी तक 2021 का जो सेंसस का डेटा आना चाहिए था वो नहीं आ पाया है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, नहीं हुई है, काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि उस समय तो बोला गया कि कोविड की वजह से जो सेंसस है वो कंडक्ट शायद डिले होगा, लेकिन अभी तक आई थिंक अब कुछ सालों में अगला सेंसस की बारी आ जाएगी। तो ये सब नहीं होना मतलब सर्वे डिले होना मतलब एक्चुअल में जो रियल टाइम मेजरमेंट है वो कमजोर है। तो इस कारण की वजह से भी भारत को सी ग्रेड मिला है। फिर नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी, मतलब सरकार जो मेथडोलॉजी अपनाती है डेटा को कंपाइल करने में, कैलकुलेट करने में, उसमें सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है। और जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे तो इंटरनेशनल स्क्रूटनी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो देखना चाहता है कि भारत का डेटा कितना एक्यूरेट है, अगर भारत बोल रहा है कि हमारी जीडीपी 8.2% से बढ़ी है, तो कोई थर्ड पार्टी उसको अगर मेजर करेगी तो क्या वो कर पाएगी? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उसके पास डेटा नहीं होगा। और इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं जिसकी वजह से भारत को सी ग्रेड मिला है। नेक्स्ट यहां पर इशू है आपका MCA 21 कॉर्पोरेट डेटाबेस यूजेस का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। बेसिकली क्या है, भारत MCA 21 का इस्तेमाल करता है ताकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर का आउटपुट है उनको मेजर किया जा सके। तो IMF का ये कहना है कि इसमें जो MCA 21 में जो कॉर्पोरेट सेक्टर फाइलिंग करते हैं वो इनकम्प्लीट होता है कई बार, और यहाँ पर इनकंसिस्टेंसीज आपको देखने को मिलेंगी कंपनी के रिटर्न में। तो इसकी वजह से अगेन जो रिलायबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एस्टिमेट का वो अंडरमाइन होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जीडीपी के कंपोनेंट्स को रिकंसाइल करने में। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग अप्रोच होता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, हर एक तरीके से आपका डेटा सेम आना चाहिए। लेकिन IMF का ये कहना है कि यहाँ पर इसको भारत इंप्रूव कर सकता है ताकि डिस्क्रिपेंसीज ना हो। तो इस सब में इश्यूज होने की वजह से अगेन भारत को सी ग्रेड मिला। फिर इसके अलावा सर्वे डेटा नॉट सफिशिएंटली इंटीग्रेटेड। देखो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मॉडर्न जमाने के डेटा आने लगे हैं, जैसे जीएसटी का डेटा, डिजिटल पेमेंट का डेटा, यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो गया। तो यहां पर अभी भी जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है वो पुराने वाले सर्वे रिजल्ट के तरीके से किया जाता है। लेकिन अब जरूरी है कि आज के डेट में ये जो मॉडर्न जमाने वाले डेटा है उसको इंटीग्रेट किया जाए, वो अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अगेन भारत को सी ग्रेड मिला है। और साथ ही साथ अभी भी अगर आप देखोगे बेस ईयर का रिवीजन नहीं हो पाया है। आप सब जानते हैं कि जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो हम बेस ईयर को देखते हैं ना कि कौन सा बेस ईयर है उसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी भी जीडीपी कैलकुलेट करने का बेस ईयर 2011-12 है, जो कि अभी आज हम 2025 के एंड में आ चुके हैं। अभी तक इसको रिवाइज नहीं किया गया 2022-23 में। बोला जा रहा है कि बहुत जल्द किया जाएगा, लेकिन अगेन IMF का ये कहना है कि ये बैक सीरीज जो है अभी तक चलता आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो डेटा आता है जीडीपी का वो इनकंसिस्टेंट रहेगा, मतलब रियल पिक्चर को शायद नहीं दिखाएगा। तो इसलिए इसको होना भी जरूरी है। तो खैर क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो भारत को सी ग्रेड मिला है IMF के द्वारा, ये क्यों इतना मायने रखता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग। देखो अगर आपके पास सही डेटा नहीं होगा तो सरकार पॉलिसी कैसे बनाएगी? देखो सरकार कोई भी पॉलिसी कैसे बनाती है जब उसके पास सामने डेटा आता है कि इतने लोगों की इतनी इनकम है, हमारे देश की जीडीपी इतनी है, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग इस पर्टिकुलर इनकम से ज़्यादा कमाते हैं। तो जब तक ये डेटा नहीं आएगा, इन्फ्लेशन कितना है, कंजम्पशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया, तो वो डेटा में अगर इनकंसिस्टेंसीज होगी तो पॉलिसी भी तो गलत बनाएगी ना सरकार। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट पॉलिसी मेकिंग पर आता है। दूसरा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि भारत का डेटा कितना एक्यूरेट है। अगर हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, लॉन्ग टर्म सीरीज रिलायबल नहीं होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर का कवरेज एक्यूरेट नहीं होगा, तो अगेन फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और वो भारत में निवेश नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी इंपैक्ट आएगा। मतलब कि अगर हमें कैलकुलेट करना है कि भारत कितना अमीर देश है या गरीब देश है, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, तो वो कंपैरिजन आप कैसे करोगे? क्योंकि मान लो अगर भारत में अलग तरीके से डेटा कैलकुलेट हो रहा है, चाइना में अलग तरीके से हो रहा है, अमेरिका में कहीं और अलग तरीके से हो रहा है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ना सही से। तो ये इंपैक्ट आता है। और इसके अलावा एकेडमिक और रिसर्च में भी लिमिटेशंस होते हैं। इरेगुलर सर्वेस की वजह से पॉवर्टी मेजरमेंट में, इनइक्वालिटी रिसर्च में, बहुत सारे जो स्टडीज़ करते हैं लोग, रिसर्च करते हैं, उसमें आपको इश्यूज देखने को मिलेगा। और अगर आप इंटरनेशनल कंपैरिजन करिए, जो ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड का मतलब आप हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट डेटा है, और US, UK, जापान, कनाडा, इनको ए ग्रेड मिला हुआ है। वहीं बी ग्रेड मतलब मॉडरेटली स्ट्रांग है, इसमें चाइना, ब्राजील, साउथ कोरिया आपको देखने को मिलेगा। और सी ग्रेड में पर जिसमें कई सारे इश्यूज हैं, ऐसा बोला जाता है, जिसमें भारत है, इंडोनेशिया है। और डी तो आप कहिए कि मतलब सीरिया
ये जो देश हो गए ना, जो जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पर तो डेटा मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो उनको डी ग्रेड दिया जाता है। तो एक प्रकार से आप ये समझिए, भारत को 30% बॉटम में रखा गया है। ग्लोबली जितने भी कंट्रीज हैं बॉटम 30% में, उसमें भारत का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं हमें सुधार करने की जरूरत है, और इसीलिए आप देखोगे भारत में जो कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी इस चीज को लेकर कहा कि भारत का जीडीपी का डेटा तो बोल दिया गया 8.2%, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखिए तो यहाँ पर आईएमएफ का कहना है कि डेटा सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसी को कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज कर रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि फिर भारत इसको सुधारने के लिए क्या कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो यह है कि हम अपना बेस ईयर रिविजन बहुत जल्द चेंज करने वाले हैं। अब 2011-12 से इसको चेंज करके 2022-23 कर दिया जाएगा, और इसके अंदर यूपीआई, डिजिटल पेमेंट डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा। अपडेटेड एनएसएस के हाउस होल्ड्स के डेटा होंगे, मॉडर्न सेक्टर क्लासिफिकेशन होगा। फिर दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मतलब प्लान ये है अब सरकार का कि जो जीएसटी की फाइलिंग का यूज़ है उसको और इंक्लूड किया जाए, MCA 21 और जो उद्यम और जीएसटीएन है उसको इंटीग्रेट किया जाए, बहुत सारे डिजिटल मोबिलिटी डेटा को इंक्लूड किया जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हाउस होल्ड और एंटरप्राइज के सर्वेज होते हैं उसको और ज़्यादा किया जाए। मतलब अभी जो डिले होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, इन सबको और ज़्यादा फ्रीक्वेंट किया जाए ताकि एक्चुअल हमारा जीडीपी का डेटा सामने आए। फिर इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाना है। जो मेथडोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक सीरीज डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हमको ट्रांसपेरेंट रखना है ताकि कोई दूसरे देश, कोई इंस्टीट्यूशन अगर इसको चेक करना चाहे तो वो चेक कर सके कि भारत का डेटा सही है कि नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, यहां पर कहने का मतलब यह है कि भारत जो डेटा रिलीज करता है ऐसा नहीं है कि वो एकदम गलत है, लेकिन हाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है। देखो, ये हर एक देश में भी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर 100% परफेक्ट है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे डेटा ट्रांसपेरेंट हो, सही तरीके से हो, तब हम बी ग्रेड और फिर ए ग्रेड की तरफ जा पाएंगे। जाने से पहले आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ये आपको यहाँ पर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2026 का प्रीलिम्स बैच हो, 2027-28 का फुल फ्लेज फाउंडेशन कोर्स हो, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आज आखिरी डेट है एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने का। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा क्रैश कोर्स चाहते हैं ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।